लेकिन फिर भी मोदी सरकार उन्हें पूरी इज्जत देती है। रविशंकर ने कहा कि बीजेपी को कभी मुस्लिम वोट नहीं मिलते। हम इस बात को पूरी स्पष्टता से स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने उन्हें पूरी पवित्रता से स्वीकार किया है या नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने कभी भी हक का धर्म नहीं देखा, न ही ये देखा कि उसने हमारे लिए वोट किया था या नहीं। अगर कुछ अवांछित बातें होती हैं तो प्रधानमंत्री उस समस्या को सुलझाते हैं, मुख्यमंत्री इन दिक्कतों को दूर करते हैं। योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय नेता हैं। आप सुशासन और समेकित विकास पर उनका रुख देख रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें मोदी के खिलाफ घृणा फैलाने वाले वामपंथियों और पत्रकारों के साथ कुछ दिक्कत है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो बहुत ही मुस्लिम बहुसंख्यक गांव में गए हैं। वहां बहुत से मुस्लिम युवक कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं। इससे लोगों को इंटरनेट के जरिए सरकारी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलती है। Not very clearly, but have we given them proper sanctity or not? When I talk of digital India, I have visited many Muslim villages where the boys are running common service centers. Today they are the toast of my success. And Sunil, this example, I would like to know how we govern India. दिल्ली में उपराज्यपाल तो बदले, लेकिन दिल्ली सरकार और एलजी सचिवालय के बीच जंग नहीं थमी। हालात ऐसे हैं कि अब केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के दफ्तर में काम करने वाले अफसरों के कॉल डिटेल्स की जांच के आदेश दे दिए हैं। कैबिनेट में यहां के विजिटर रजिस्टर की भी पड़ताल का फैसला किया है। केजरीवाल सरकार ने एलजी अनिल बैजल के दफ्तर पर फाइलें लीक करने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के गठबंधन के बीच बढ़ती दरार ऐसे कयासों को और हवा दे रही है। कयासों के बीच आज मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली आकर बीजेपी के आला नेताओं से मिलने वाली हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी हाईकमान राज्य में राष्ट्रपति शासन पर जल्द फैसला ले सकती है। अमित शाह 29 और 30 अप्रैल को राज्य का दौरा करने वाले हैं। हाल ही में भुवनेश्वर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी ये मुद्दा उठ चुका है। बीजेपी खेमे में कुछ लोग मानते हैं कि महबूबा सरकार अलगाववादी हिंसा से सख्ती के साथ निपटने में नाकाम रही है। पार्टी के रणनीतिकार पीडीपी के साथ रिश्तों में बढ़ती हताश से भी ज्यादा खुश नहीं है। राज्य में बीजेपी के तमाम नेता मानते हैं कि महबूबा सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम नहीं कर रही है। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की गवाहों और सूची और अन्य साक्ष्यों को मंजूर कर लिया था। कोर्ट ने स्वामी की इस दलील को खारिज कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के खाते और दस्तावेज मांगे जाएं। आपको बता दें कि एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% की हिस्सेदारी है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि अगर सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर सकती है। केंद्र की योजना है कि छोटे छोटे डिस्पेंसरों को ग्राहक के घर पर भेजकर उन्हें ईंधन उपलब्ध कराया जाए। वैसे सरकार की यह राय देश के पेट्रोल पंप मालिकों को रास नहीं आ रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल साइट पर ट्वीट कर अपनी इस मंशा को उजागर किया। मंत्रालय ने बताया कि प्री बुकिंग कराने पर ग्राहकों को उनके दरवाजे पर ही पेट्रोल उत्पाद उपलब्ध कराने के कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने पर लगने वाले सर्विस चार्ज पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब कोई भी रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूल नहीं कर सकेगा। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने इस बाबत जानकारी दी। मुंबई के गोरेगांव के एग्जीबिशन सेंटर सभागार में आज जेडीयू के समारोह का आयोजन होगा। समारोह का उद्घाटन खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे। पार्टी महासचिव श्याम रजक के मुताबिक सम्मेलन में पूरे महाराष्ट्र से करीब 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है।
प्रशासन की तरफ से जेडीयू के सम्मेलन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। वहीं देश में बढ़ रही आतंकी घटनाओं के मद्देनजर देश के ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी को आधुनिक मशीनों और हथियारों से गृह मंत्रालय लैस कर रहा है। देश में आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठनों की ओर से लोन वुल्फ अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई सालों से एनएसजी में आधुनिक उपकरणों और हथियारों की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब इस जरूरत पर बड़े स्तर पर काम चल रहा है। हाल ही में भारत ने एनएसजी के लिए एंटी हाईजैकिंग व्हीकल मार्स को अमेरिका से खरीदा है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुंबई की करीब 100 साल पुरानी बीडीडी यानी बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चालों के रीडेवलपमेंट की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं, जिसके चलते आज सीएम देवेंद्र फडणवीस इसका भूमि पूजन करेंगे। नायगांव और एमएन जोशी मार्ग के लिए ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए हैं, जबकि वर्ली की बीडीडी चौल के लिए ठेकेदार नियुक्त करने की प्रक्रिया अंतिम दौर पर है। बीडीडी चौलों के डेवलपमेंट के लिए 4 की एफएसआई निश्चित की गई है, जिनके टेनेंट्स उसके दुगने फ्लैट्स बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि सरकार को यहां करीब 16,000 नए फ्लैट्स मिलेंगे। हाउसिंग विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार 5,000 फ्लैट बेचकर अपना खर्च वसूल लेगी। बाकी के 10,000 फ्लैट सरकारी झोली में मुनाफे के तौर पर बेचे जाएंगे। एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए खास हैं। गोवा, पंजाब और दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में करारी हार झेल चुकी आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा इन चुनाव में दांव पर लगी हुई है। 23 अप्रैल को 271 वार्ड में वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। साउथ और नॉर्थ एमसीडी में 104 वार्ड हैं और ईस्ट एमसीडी में 64 वार्ड हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कुल 14,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें चुनावों में 1 करोड़ 32 लाख वोटर वोट डालेंगे। से बीजेपी कांग्रेस वाले लोगों ने तेल की चोरी कर ली और जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। जगह जगह से खबर आई है कि कहीं पानी का वॉल्व लेके भाग जाते हैं ये लोग, कहीं सीवर के जैसे संगम विहार से शिकायत आई, सीवर की पाइपलाइन के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल दिए ताकि वो पूरा पानी बाहर सड़कों के ऊपर आ गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर बम से हमले का अलर्ट भेजा है। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले का खतरा है। भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी की मुंबई शाखा ने राज्य सरकारों को अलर्ट भेजा है। दिल्ली और यूपी को भेजे गए इस अलर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। आईबी के मुताबिक सीएम योगी पर बम से हमले की साजिश रची गई है। पीएम मोदी पर भी बम से हमले की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले के बाबत प्रदेश में रेड अलर्ट जारी करते हुए पुलिस को सावधान रहने की नसीहत दी गई है। पुलिस को भेजे गए पत्र में जानकारी दी गई है कि आतंकवादी संगठन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को सीखकर साधु संतों के देश में घुसपैठ कर बड़ी घटना की योजना बना रहा है। इससे पहले भी सूचना मिली थी कि आईएसआई ऑपरेशन कृष्णा इंडिया के अंतर्गत आतंकियों को हिंदू रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देकर हमला करने की फिराक में है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा और बढ़ाने का फैसला किया गया है। सीएम योगी पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और सूत्रों के मुताबिक उनकी सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की त्वरित प्रतिक्रिया टीम भी तैनात होगी। सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश पुलिस में शीर्ष स्तर पर किए गए बड़े फेरबदल में 12 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। गृह विभाग के अनुसार सुलखान सिंह को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है।
इससे पहले वो पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर तैनात थे। उनकी छवि एक ईमानदार और सख्त अधिकारी की है। वर्ष 1980 बैच के आईपीएस अफसर सिंह सितंबर 2017 में सेवानिवृत्त होंगे। सुल्तान खान ने आज पदभार ग्रहण किया और साफ किया कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जनता की सुरक्षा, उनके अधिकारों का संरक्षण, उनके आत्मसम्मान की रक्षा, तथा इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिसिंग की प्राथमिकताएं तय की हैं वो भी उसमें शामिल है। कि कोई सत्ता पार्टी का हो, किसी का हो, किसी तरह कोई उद्दंडता या गड़बड़ी न करे और पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। अभी किसी घटना विशेष के बारे में कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी गुंडागर्दी या कोई क्राइम करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो बाकी लोगों के खिलाफ होती है। या पब्लिक प्लेसेस पे छेड़खानी के नाम पर या किसी और इस तरह के किसी आधार पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे, और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर इससे पहले यूपी में जावेद अहमद को पीएसी भेज दिया गया है। वहीं एडीजी दलजीत सिंह चौधरी को भी हटाया गया है। उनकी जगह आदित्य मिश्रा को एडीजी कानून व्यवस्था बनाया गया है, जबकि भावेश सिंह नए एडीजी इंटेलिजेंस बनाए गए हैं। 7 आईएएस और 12 आईपीएस के भी तबादले किए गए हैं। दलजीत सिंह को ईओडब्ल्यू के साथ लॉजिस्टिक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं भावेश सिंह इंटेलिजेंस के चीफ बनाए गए हैं। योगी सरकार ने इसके साथ ही नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी संतोष कुमार यादव को भी हटा दिया है। उन्हें फिलहाल वेटिंग पर रखा गया है। वहीं योगी सरकार ने कानपुर सेल्स टैक्स विभाग के एडिशनल कमिश्नर केशव लाल को भी निलंबित कर दिया है। केशव लाल के घर इनकम टैक्स के छापे में 600 करोड़ की संपत्ति मिली थी। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं। सरकार ने जांच के आदेश के साथ साथ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ऐसे में इस मामले में पहली गाज यूपी के वित्त नियंत्रक सुशील गुप्ता पर गिरी है। सुशील गुप्ता को वित्तीय अनियमितताओं के चलते हटा दिया गया है। आरोप है कि कृषि की जमीन को आबादी में दिखाकर किसानों को अधिक मुआवजा दिया गया था। वहीं गाजियाबाद में अधिकारियों के दिल से नीली बत्ती का मोह नहीं छूटा है। अभी भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी सरकारी और पर्सनल गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाकर घूम रहे हैं। एबीएन की तफ्तीश में गाजियाबाद के 2 प्रशासनिक अधिकारी अपनी गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाकर घूमते दिखे। जब इन अधिकारियों ने कैमरा देखा तो बत्ती निकाल दी गई। यही नहीं, गाजियाबाद जिला मुख्यालय में प्राइवेट नंबर की पुलिस कार देखने को मिली जिस पर नीली बत्ती लगी हुई पाई गई। बता दें कि आपको जिला अधिकारी ने खुद अपनी सरकारी गाड़ी से नीली बत्ती उतरवा दी, लेकिन उनके अधिकारी अभी भी नीली बत्ती का मजा ले रहे हैं। राजेश फाइनेंस, राजेश यादव। पहले से ही लगी बत्ती में। इधर बदायूं में भी एपीएन न्यूज के रियलिटी टेस्ट में जिले के ज्यादातर अधिकारी नीली बत्ती लगाए हुए थे। इनमें से कई ऐसे भी अधिकारी थे जो नीली बत्ती लगाने के लिए अधिकृत नहीं थे। बावजूद इसके उनकी गाड़ी पर नीली बत्ती लगी हुई थी। जब एपीएन ने उनसे बात करनी चाहिए तो वो वहां से रफू चक्कर हो गए। मुख्यालय की मीटिंग में गया था और आज ही लौट के आया है, ठीक है, और उसके आदेश का अनुपालन तुरंत करा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना सोच भी नहीं सकते, करने की बात ही अलग है। तो फिलहाल अभी तक तो लगी हुई है, क्या आपको तो नहीं पता था? क्योंकि मैं निदेशालय से बाहर था, जिला मुख्यालय से बाहर था और कल विभागीय बैठक में गया था लखनऊ। इस नाते लौटने के तुरंत बाद अभी मैं इसका अनुपालन करा दूँगा। बिल्कुल करवा दिया जाएगा। उसमें कोई इफ बट करने का कोई प्रश्न ही नहीं।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में शुक्रवार को इतने पंखे लाए गए कि थाना पंखे के शोरूम जैसा दिखने लगा और उन्हें रखने के लिए पुलिस को अलग से जगह बनानी पड़ी। पूरा मामला चोरी के पंखों का था, जिन्हें एक दिन पहले इंदिरापुरम के शोरूम से चोरी कर लिया गया था। चुराने वाले को थाईलैंड कनेक्शन भी सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 लोग आसिफ और नसीफ को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यही सूचना मिली, उसमें एफआईआर दर्ज की गई और चूंकि उस वक्त पता नहीं था, अज्ञात में एफआईआर दर्ज थी और इसमें सिर्फ 24 घंटे में, मात्र 24 घंटे के अंदर इंदिरापुरम पुलिस ने अपने लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की। इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। वहीं आगरा में विदेशी मॉडल्स के गले से भगवा दुपट्टा उतरवाने के मामले में हिंदूवादी संगठन ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। खबर है कि ये लोग भगवा पहनकर ताजमहल में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी राम नाम के दुपट्टे पहनकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। इधर कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। दहेज के दानवों ने दहेज में गाड़ी न देने पर एक विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला बदायूं के थाना कादर चौक का है, जहां सीमा की शादी परमू गांव के निवासी भुवनेश से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही भुवनेश सीमा को दहेज के लिए पीटता था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पति, सास, ससुर सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगरा थाना खेरा राठौर क्षेत्र में एक घर में रात को अज्ञात बदमाशों ने सेंधमारी कर 32 तोला सोना और 25,000 नकदी पर हाथ साफ कर लिया। इस घटना को लेकर पुलिस के ढुलमुल रवैये से परेशान पीड़ित परिवार ने एसएसपी से गुहार लगाई। शामली में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। निजी स्कूलों के रवैये से नाराज अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को संबंधित एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में महिला सभासद की सफाई कर्मियों की शिकायत करनी महंगी पड़ गई। शिकायत से नाराज सफाई कर्मियों ने महिला सभासद की पिटाई कर दी। महिला सभासद के साथ मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। दरअसल महिला सभासद ने ईओ से सफाई कर्मी की शिकायत कर दी थी। वार्ड में सफाई कर्मी सफाई का काम नहीं करते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर शुरू हुए एंटी रोमियो सेल का असर बांदा में अब जोर शोर से देखने को मिल रहा है। बांदा शहर के मुख्य जगहों पर और होटलों में महिला पुलिस कर्मियों ने अभियान चलाया और इसमें सड़कों पर आवारागर्दी करने वाले शोहदों और मंचलों को पकड़ा गया। कुशीनगर में दिन दहाड़े स्टूडियो संचालक की हत्या से सनसनी मच गई। मामला तुर्कपट्टी थाने के जोकवा बाजार का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए। वारदात की जानकारी स्टूडियो में पहुंचे ग्राहक के शोर मचाने पर मिली, जबकि घटनास्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर है पुलिस चौकी। साथ ही चंद कदमों की दूरी पर 2 बैंक भी हैं। दिन दहाड़े मर्डर की इस वारदात ने पुलिस की सुरक्षा दावों की पोल खोल दी। कुशीनगर में आजकल तेंदुए का प्रकोप है। यहाँ लोग तेंदुए से परेशान हैं। यहाँ के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के किसानों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक तेंदुआ आ गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन वन विभाग के लोग 4 घंटे तक नहीं पहुंचे। इस दौरान तेंदुए के हमले में एक शख्स घायल हो गया। यूपी के महाराजगंज जिले में आए दिन व्यापारियों से हो रही लूटपाट की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। 20 अप्रैल को पनियारा थाना क्षेत्र के गिलगिटिया में स्वर्ण व्यवसायी राकेश वर्मा से 2 बाइक सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर 7 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली। मेरठ में उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना द्वारा कश्मीरी छात्रों को यूपी छोड़ने की धमकी देने वालों पोस्टर लगाए जाने के बाद प्रशासन ने हरकत दिखाते हुए कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा बढ़ा दी है। सुवार्थी कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
नहीं है। हम यहाँ पढ़ने के मोटिव से आए हैं और अपनी स्टडी की तरफ ध्यान है। बाकी कैंपस के बाहर क्या कैसे हो रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। अब डीएम साहब यहाँ आए, बाकी और भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन हमारी आई, एसएसपी साहब आए, हमें अश्योर किया, तो वो अच्छी चीज़ है ताकि हम फ्री ऑफ माइंड यहाँ पढ़ सकें। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो घर से बाहर हैं और ध्यान अगर भटकेगा भी, बट वो नर्व्स काम करने का काम किया। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी सारे हमेशा से बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं और फर्दर हमें तो कोई इशू नहीं है इसमें। वहीं शामली में एक युवक को फेसबुक चलाना भारी पड़ गया। युवक को फेसबुक के चक्कर में घंटों एटीएस की हिरासत में रहना पड़ा। दरअसल थाना जिजाना क्षेत्र से आतंकी होने की आशंका में एटीएस टीम ने एक युवक को उठा लिया। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद युवक को एटीएस की टीम ने छोड़ दिया। एटीएस ने संदिग्ध युवक को फेसबुक पर आतंकी संगठन से जुड़े शख्स के साथ दोस्त होने के शक में उठाया गया था, लेकिन युवक ने जब टीम से गहनता से पूछताछ की गई तो उसे निर्दोष मानते हुए कुछ ही घंटों बाद छोड़ भी दिया गया। अवैध वसूली का विरोध करना एक सिपाही को महंगा पड़ गया। दरोगा ने उसे इतनी धुनाई कर दी कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला मथुरा का है, जहां खाकी ने खाकी को लहूलुहान कर दिया। अवैध वसूली का विरोध करने पर दरोगा ने सिपाही को जमकर पीट दिया। योगी सरकार के एक्शन में आते ही अब गोरखपुर में भी इंसेफ्लाइटिस से बचाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज से 2 दिन तक एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीमारी से विकलांगता के शिकार हुए बच्चों की मदद के लिए व्हीलचेयर और दवाएं सहित तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश सरकार के आयोजित की इस कार्यक्रम में तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं इंसेफ्लाइटिस से लाचार बच्चों को गोद भी लेंगी। इसके लिए गोरखपुर के कमिश्नर ने इस कार्यक्रम की तैयारियों पर एक बैठक की और इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पीड़ित बच्चों के पहुंचने की अपील की। साल 2016 में इस बीमारी से करीब 2000 बच्चे पीड़ित हुए, जिसमें से 400 बच्चों की मौत हो गई। हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त फिर से सवालों के घेरे में आ गया जब गोलगप्पे खा रहे एक युवक को 2 युवकों ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। युवक को गोली मारने के बाद बदमाश हवा में पिस्तौल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। युवक को गोली मारने की घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर का अस्पताल अखाड़े में बदल गया है, जहां मरीज के परिजनों और जूनियर डॉक्टरों आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। यही नहीं, आगजनी भी हुई। दरअसल मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बेतिया से एक मरीज आया है, उसको अटेंडेंस बोला जो भाई आप थोड़ा जल्दी में देखिए, मेरा मरीज सीरियस है। ये लोग उसको बेल्ट खोल के मारना चालू कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग का एम्बुलेंस चोर को किया। अभिनेता कुणाल खेमू ने अपनी पत्नी अभिनेत्री सोहा अली खान के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि की है। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की बेटी सोहा ने 2015 में 33 साल के अभिनेता से शादी की थी। साल 2013 से दोनों एक साथ रह रहे थे। कुणाल ने एक बयान में कहा, ये सच है, सोहा और मुझे इस साल के आखिर में आ रहे एक ज्वाइंट प्रोडक्शन की घोषणा करने में बेहद खुशी महसूस हो रही है। अपने ग्लैमरस अंदाज से बॉलीवुड में अभिनेत्री सोनल कपूर ने अलग पहचान बनाई है। सोनम जहां भी जाती हैं, उनके स्टाइल को लेकर चर्चे शुरू हो जाते हैं। अपने इस इमेज से हटकर अभिनेत्री ने कुछ अलग तरह की फिल्में भी की हैं। रजनीकांत अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 की रिलीज टल गई है। पहले ये फिल्म इस साल दिवाली में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। अब ये फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म के क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।